वेलकम टू एसपी क्लासेस। शुभ पाठशाला में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। ये इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर ग्रामीण विकास, भारत में ग्रामीण विकास का भाग 2 है। इससे पहले पहला भाग जो है इस चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। जिन विद्यार्थियों ने नहीं देखा है वो विद्यार्थी पहले पहला भाग देख ले। हमने पहले भाग में जो है ग्रामीण विकास की विलंबी चुनौतियों को डिस्कस किया था और ग्रामीण विकास की 2 चुनौतियां थी, एक तो विलंबी चुनौतियां थी और एक ग्रामीण विकास की उभरती चुनौतियां थी। तो पहले भाग में हम विलंबी चुनौतियों के बारे में डिस्कस कर लिया है और पहले ही भाग में हमने ये भी डिस्कस कर लिया है कि भाई ग्रामीण विकास का अर्थ क्या होता है। तो जिन विद्यार्थियों ने ग्रामीण विकास का पहला भाग नहीं देखा है तो पहले पहला भाग देख ले, फिर ये दूसरा भाग देखें। तो चलिए, हमें इस सेकंड पार्ट जो है बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही पार्ट है, जल्दी ही समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम ग्रामीण विकास की उभरती चुनौतियां देखेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें ग्रामीण विकास की उभरती चुनौतियां क्या हैं। ठीक, सबसे पहले है कृषि का विविधीकरण और बाजार जोखिम। तो ग्रामीण विकास की 2 उभरती चुनौतियां हैं, एक तो है कृषि का विविधीकरण और दूसरा जो है वो है भाई जैविक कृषि। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट को हमें इसमें पढ़ना है, इन दोनों चीज़ों को इसमें डिस्कस करना है। तो सबसे पहले देखिए कृषि का विविधीकरण होता क्या है। तो कृषि विविधीकरण से अभिप्राय बाजार जोखिम को कम करने हेतु कृषि संबंधित उत्पादक संसाधनों का नई क्रियाओं या फसलों में पुनः आवंटन करना। तो जो संसाधन कृषि में इस्तेमाल होते हैं उन सबको क्या नाम है, कृषि के अतिरिक्त जो कृषि से संबंधित कार्य होते हैं उनमें लगा देना। ठीक है, तो इसे हम कृषि विविधीकरण कहते हैं। अगर हम इसको आगे पॉइंट वाइज देखेंगे तो और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। अब देखिए उत्पादन गतिविधियों की विविधीकरण। तो भाई एक कृषि के अतिरिक्त और क्या क्या कार्य किया जा सकता है। ठीक है, एक किसान और क्या क्या कार्य कर सकता है कृषि के अतिरिक्त, जहाँ से वो अर्निंग कर सके, कुछ कमा सके। ठीक है, तो यह एक तरह से विविधीकरण है। तो सबसे पहले है पशुपालन। ठीक है, अब पशुपालन तो आप सब समझते हो भाई, गाय भैंस मुर्गी पालन करना, भेड़ बकरी, ये सब पशुपालन कहलाता है। अब भारत में रोजगार का महत्वपूर्ण गैर कृषि क्षेत्र पशुपालन है, इसे पशुधन खेती भी कहा जाता है। अब देखिए इसमें मैं पहले बता चुका हूँ, मुर्गी पालन, गाय भैंस बकरी भेड़, ये सारी जो पशुएं हैं ये भारत में पाले जाते हैं। ठीक है, और क्योंकि वन मार्क्स से MCQ क्वेश्चन आने हैं तो कुछ डेटा को ध्यान रखना है। अब देखिए भारत में कुल पशुधन में मुर्गी पालन जो है सबसे ज़्यादा होता है, वो 58% है। उसके बाद गाय भैंसों की वो होती है जो 24% है। फिर जाकर बकरी भेड़ की वो आती है जो कि 16% है। ठीक है, तो ये सारी जो हैं डेटा आप सब ध्यान रखेंगे, 1 मार्क्स में ये इंपॉर्टेंट डेटा है। ठीक है, जो कि एग्जाम में आ जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो है हमारे देश में मुर्गी पालन किया जाता है। ठीक है, उसके बाद गाय भैंसों को पाला जाता है और उसके बाद जाकर बकरी भेड़ का नंबर आता है जो कि 16% है। ठीक है, तो ये पशुपालन। और देखिए इसमें देखिए 2012 में भारत में 300 मिलियन गाय हैं, जिनमें 108 मिलियन भैंसें हैं। ठीक है, तो भाई 2012 है, ठीक है, उसमें देखा गया भी 300 मिलियन गाय मिलती हैं और जिसमें और 108 मिलियन जो हैं भैंसें मिलती हैं। तो ये पशुपालन का कुछ वो था जो आप सबको थोड़ा डेटा वगैरह ध्यान रखना है। उसके बाद है मत्स्य पालन। मत्स्य पालन का मतलब हो गया मछली वगैरह। अब आप सब खुद ही ध्यान रख सकते हैं कि भाई मछली वगैरह कहाँ पाली जाएंगे, जहाँ पर मछली वगैरह आसानी से मिल सकती हैं। ठीक है, तो उन प्रदेशों में भाई मछलियों से व्यापार किया जाता है जो आसपास कह सकते हैं जिन राज्य के आसपास समुद्र वगैरह है, तो वहाँ पर मछलियों का व्यापार बहुत ज़्यादा प्रचलित है क्योंकि उन्हें समुद्रों से मछली निकालने में आसानी हो जाती है। तो देखिए पश्चिमी बंगाल, आंध्र प्रदेश, केरला, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, ये प्रमुख राज्य हैं जहाँ पर मछली क्या नाम है, मछली से व्यापार किया जाता है, मछली को पालन किया जाता है या मछली को आजीविका के रूप में, मुख्य स्रोत के रूप में देखा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए वर्तमान में कुल मत्स्य उत्पादन जो है GDP में 0.9% योगदान करता है मत्स्य उत्पादन जो है। उसका बाद कुल मत्स्य उत्पादन के आवर्ती स्रोत 65% तथा महासागर में 35% योगदान करते हैं। ठीक है, तो ये मत्स्य पालन का कॉन्सेप्ट था, ध्यान रखना कुछ डेटा वगैरह। ठीक है, तो 35% जो है महासागरों से प्राप्त होती है। उसके बाद देखिए बागवानी। ठीक है, इसे इंग्लिश में हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। अब बागवानी क्या है भाई, फल सब्जियों वगैरह को लगाना, फूल पौधे फल फ्रूट वगैरह इन सब को लगाना बागवानी कहलाता है। और बागवानी कृषि जो है
उत्पादन के मूल्य में लगभग 1/3 अपना योगदान दे रहा है। भारत के जीडीपी में भी इसका बहुत ज़्यादा योगदान है। और उसके अलावा देखिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद में ये 6% योगदान रखता है। ठीक है। और 1991 से 2012 के दौरान बागवानी कृषि इतनी तेजी से बढ़ी है जिसको स्वर्णिम क्रांति कहा जाता है, गोल्डन रेवोल्यूशन कहा जाता है। तो 1 मार्क्स में क्वेश्चन ध्यान रखना कि भाई गोल्डन रेवोल्यूशन किसे कहा जाता है। तो ये बागवानी जो की जाती है, मतलब जो हॉर्टिकल्चर है उसको ही वो जो बहुत तेज़ी से बढ़ा है 1991 से लेकर 2012 तक, तो इसी को ही स्वर्णिम क्रांति या क्या नाम है, गोल्डन रेवोल्यूशन कहा गया है। अब आगे देखिए क्या है, जैविक कृषि एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिसको समझना है। पहले लास्ट ईयर के कोर्स में से हटा दिया गया था, परंतु इस साल फिर से इसको कोर्स में डाल दिया गया है। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझना है और इसके सारे जितने भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाने चाहिए, क्योंकि इसमें से बार बार क्वेश्चन आता है और 1 मार्क्स में भी आएगा ही। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए जैविक कृषि क्या है। जैविक कृषि वह पद्धति है जो खेती के लिए जैविक आगतों प्रयोग पर निर्भर करती है तथा जो पर्यावरण संतुलन को पुनः स्थापित करने तथा संरक्षण और संवर्धन करती है। तो कुल मिलाकर जैविक कृषि एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे पर्यावरण संरक्षित होता है। देखिए अभी वर्तमान समय में जब कृषि की बात की जाती है तो कृषि में क्या है कि भाई केमिकल वगैरह यूज किए जाते हैं, फर्टिलाइजर, जो केमिकल वाले फर्टिलाइजर होते हैं, खाद वगैरह होते हैं, वो सारे इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन जैविक कृषि एक नई उभरती चुनौती आई है। आज के टाइम में जो किसान है वो जैविक कृषि की तरफ भी बढ़ रहा है, जिसको बढ़ाना भी जरूरी है। अब इसके अंदर क्या है, मैन्योर वगैरह यूज होते हैं, मतलब कि गाय भैंसों के गोबर वगैरह से, इन सब चीज़ों से जो बने हुए खाद वगैरह हैं इनका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसको जैविक कृषि कहा जाता है, क्योंकि इनके इस्तेमाल से जो है पर्यावरण सुरक्षित रहता है और पर्यावरण पर ज़्यादा भार भी नहीं पड़ता है और केमिकल वगैरह से पर्यावरण जो है बचा रहता है। अब देखिए जैविक कृषि धारणीय विकास से जुड़ी हुई है। तो जिन बच्चों को धारणीय विकास नहीं पता है तो पहले धारणीय विकास समझ ले। तो धारणीय विकास उस विकास को कहा जाता है जहाँ पर विकास के साथ साथ भविष्य के लिए संसाधनों को बचाना और पर्यावरण को बचा कर रखना एक तरह से धारणीय विकास है। तो भाई आप सीधी सी बात आप सब समझ ही सकते हो कि भाई यहाँ पर पर्यावरण को संतुलित किया जा रहा है, पर्यावरण को बचाने की बात की है। एक ऐसी कृषि पद्धति है जिसमें केमिकल वगैरह का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो इस तरह इससे एक तो भाई स्थल प्रदूषण बच रहा है और वायु प्रदूषण भी बच रहा है। ठीक है, तो एक तरह से धारणीय विकास की तरफ लेकर जाती है, धारणीय विकास से जुड़ी हुई है। ठीक है, जैविक कृषि। और उसके देखिए जैविक आगत में मूलतः पशु खाद, कंपोस्ट शामिल होते हैं। तो आगत मतलब होते हैं इनपुट्स, जिन चीज़ों से कृषि की जा रही है वह सारी चीज़ें इनपुट्स हैं। ठीक है, तो ये जो मैंने पहले ही बता दिया कि भाई पशु के गोबर वगैरह इन सब चीज़ों से जो खाद बना जाता है उसका इस्तेमाल जो है जैविक कृषि में किया जाता है। अब इसमें देखिए रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशक पदार्थों जैसे रासायनिक आगतों का प्रयोग इसमें क्या किया जाता है, त्याग दिया जाता है। मतलब इन सब चीज़ों का प्रयोग नहीं किया जाता है। यही तो इसी कॉन्सेप्ट से तो धारणीय विकास होता है कि भाई जो रासायनिक चीज़ें हैं, मतलब जो केमिकल वाली चीज़ें हैं उनको छोड़ दिया जाता है और प्रकृति पे निर्भर हो जाता है, प्राकृतिक चीज़ों से कृषि की जाती है। ठीक है, तो इसलिए इसको एक तरह से धारणीय विकास के साथ साथ जैविक कृषि को लिया जाता है। ठीक है, तो जैविक कृषि में क्या है कि भाई ऐसे आगत इस्तेमाल होते हैं जो कि हमें एक तरह से प्रकृति से प्राप्त होते हैं। मतलब मूलतः हमें क्या नाम है, कंपोस्ट वगैरह, मतलब कि जो पशु के गोबर, मल मूत्रों से बना हुआ जो खाद वगैरह है इस्तेमाल किया जाता है और रसायन से बचा जाता है। ठीक है, तो ये कृषि की कुछ जैविक कृषि की कुछ विशेषताएं थी। अब देखिए जैविक कृषि की आवश्यकता क्यों है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए गैर नवीकरणीय संसाधनों के प्रयोग का त्याग करती है। ठीक है, तो जैविक कृषि में क्या है कि ऐसे ही संसाधन इस्तेमाल होते हैं जो बार बार मिल सकते हैं। ठीक है, केमिकल वगैरह क्या है, बार बार बनाए जाते हैं। ठीक है, और उससे भाई क्या होगा कि भाई जो पर्यावरण प्रदूषण भी होगा और फ्यूचर में एक ना एक समय आएगा जिसमें वो समाप्त हो जाएंगे। परंतु जैविक कृषि जो है ऐसे संसाधनों का इस्तेमाल करती है जो कि फ्यूचर में समाप्त नहीं होंगे। फिर है पर्यावरण मैत्रिक। भाई सीधी सी बात, हमने धारणीय विकास की बात कर ही ली है कि भाई एक तरह से पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा है जैविक कृषि। फिर देखिए मृदा या मिट्टी के उपजाऊपन को बनाए रखती है। देखिए केमिकल के इस्तेमाल से क्या होता है, मृदा में केमिकल वगैरह आ जाती है और बिना केमिकल के फिर उसमें क्या होता है कि उत्पादन क्षमता उसकी कम हो जाती है। ठीक है, तो इसमें बार बार हम केमिकल का इस्तेमाल करना पड़ता है। परंतु ये क्या है कि जो है
जैविक कृषि से मृदा में उपजाऊ जो पन है वो धीरे धीरे ज़्यादा बढ़ता जाता है और बना ही रहता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई केमिकल वगैरह इस्तेमाल नहीं हो रहे। ऊपर से देखिए स्वास्थ्यवर्धक और स्वादिष्ट भोजन की प्राप्ति होती है, मतलब कि आज के टाइम में अगर देखा जाए तो ज़्यादातर जो हमें साग सब्जियाँ मिल रही हैं वो केमिकल या रसायन के प्रयोग से मिल रही हैं, ठीक है, वो हमारे शरीर के लिए भी हानिकारक है। ठीक, आजकल देखो कि आम लोग छोटे छोटे उम्र में ही लोगों को हार्ट अटैक और बड़ी बड़ी बीमारियां हो जा रही हैं। उसका रीज़न ही है कि हमारे शरीर में केमिकल जा रहा है। तो इससे क्या होगा, जैविक कृषि से एक स्वास्थ्यवर्धक हमें स्वादिष्ट भोजन मिलेगा, एक अच्छा भोजन मिलेगा जो हमें कई सारी बीमारियों से बचाएगा। फिर देखिए छोटे और सीमांत किसानों के लिए सस्ती प्रौद्योगिकी। जो छोटे छोटे किसान हैं वो बहुत ज़्यादा केमिकल्स या रसायन वगैरह ये सारी चीज़ें परचेज नहीं कर पा रहे हैं, खरीद नहीं पा रहे हैं, या इतनी महंगी महंगी चीज़ें जो कि बाहर से मिल रही हैं उन सबको खरीद नहीं पा रहे हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि छोटे किसान जो है घर पे ही ये खाद वगैरह जो है बना सकते हैं। तो ये छोटे किसानों के लिए भी बहुत अच्छा है। बस इतना सा ही था इस भाग में। तो मैं फिर से कह रहा हूँ, जिन विद्यार्थियों ने पहला भाग नहीं देखा है तो पहले पहला भाग देख लें, फिर ये दूसरा भाग देखें, जिससे उन्हें सारे जितने भी बिंदु हैं वो आसानी से क्लियर हो जाए, साफ सब कुछ समझ में आ जाए। तो चलिए आज के लिए इतना है, इतना बहुत है। थैंक यू।